बहनों जल्दी करो, मेहमान आने वाले हैं। मैंने कचौरी तैयार कर ली है, गर्मा गर्म समोसे भी तैयार हैं। चटनी भी बन गई, मैंने तो मिठाई भी तैयार कर दी। रसोई में पांचों बहनें खाना तैयार करती हैं। वहीं सरोजनी जी हॉल में बैठी 5 बहू का इंतजार कर रही थी। कुछ देर बाद पांचों बहनें सिंपल सा सूट सलवार पहने नाश्ता लेकर बाहर आती हैं। सरोजनी उसके 5 बेटों को पहली नजर में 5 लड़कियां बहुत पसंद आती हैं। कुछ देर बाद खाने की टेबल पर, अरे वाह, इतना स्वादिष्ट खाना। मुझे तो हमेशा से ऐसी ही बहुएं चाहिए थी जो अन्नपूर्णा हो। आपकी बेटियां तो सच में अन्नपूर्णा है। सब लोग जयकारा लगाकर खाना खाते हैं। अरे भाई साहब, लगता है आज तो हमने पेट से ज्यादा दिल भर लिया। दोनों परिवारों को रिश्ता पसंद आ जाता है। कुछ दिनों बाद धूमधाम से 5 बेटों की शादी 5 बहनों से हो जाती है। नई बहुएं जब पहली बार रसोई में आती हैं तो पूरे मोहल्ले में खुशी का माहौल होता है। बड़ी धूमधाम से 5 बहू का गृह प्रवेश होता है। अगले दिन 5 बहू की पहली रसोई का दिन आता है। 5 बहुएं रसोई में जुट जाती हैं। आज पहली रसोई है, सबको ऐसा खाना खिलाएंगे कि सब खुश हो जाए। मैं पूरी और सब्जी बनाती हूँ, मैं खीर बनाऊंगी, मैं कचौरी छोले और बिरयानी बना रही हूँ, और मैं मिठाई। थोड़ी देर बाद पूरा खाना तैयार हो जाता है। सभी लोग खाने बैठते हैं। वाह, आज तो घर में शादी जैसा खाना बना है। मैं कहती थी मेरी बहुएं अन्नपूर्णा है। धीरे धीरे पूरे मोहल्ले में बात फैल जाती है। अरे सुना तुमने, सरोजनी को ऐसी बहुएं मिली जो इतना स्वादिष्ट खाना बनाती है कि लोग तारीफ करते नहीं थकते। हमें भी कभी बुलाओ, हम भी बहू के हाथ का खाना चखें। घर में रोज स्वादिष्ट खाना बनने लगा, लेकिन कुछ समय बाद एक परेशानी आ जाती है। 5 बेटों का काम ठीक नहीं चल रहा था। एक रात सभी उदास बैठे थे। अब समझ नहीं आता क्या करें, काम में नुकसान हो रहा है, घर का खर्च भी मुश्किल से चल रहा है, ऐसा रहा तो कर्ज बढ़ जाएगा। 5 बहुएं एक दूसरे को देखती हैं। 5 बहुएं एक दूसरे को देखती हैं। अगर आप लोग बुरा ना माने तो हम एक बात कहें। बोलो नीलिमा। आप लोग हमारा बनाया हुआ खाना बेचो, इससे बिक्री बढ़ने के चांसेस हैं, क्योंकि हमारा बनाया खाना तो सबको पसंद आता है। सब चौंक जाते हैं। क्या मतलब? हम इतना अच्छा खाना बनाते हैं, लोग खाकर खुश होते हैं, क्यों ना इसे ही काम बना ले। हम 5 बहनें मिलकर आप सभी के लिए समोसा, कचौरी, पानी पूरी, भेल, छोले भटूरे, डोसा ये बना कर देते हैं, और आप सभी उसे ठेले पर बेचिए। स्वाद का स्वाद रहेगा और पैसे भी आएंगे। अरे ये तो बढ़िया आइडिया है। सभी को जानवी का ये आइडिया काफी पसंद आता है। अगले दिन से 5 बेटे अलग अलग ठेले लगाने लगते हैं। नीलिमा और बाकी बहुएं सुबह से खाना बनाने में लग जाती हैं। बहनों जल्दी करो, समोसे तैयार करो, कचौरी भी बनानी है, पानी पूरी का पानी तैयार है। 5 बेटे ठेले पर बहू का बनाया सामान बेचते हैं। कुछ ही दिनों में लोग उनके खाने के दीवाने हो जाते हैं। 5 भाइयों का ठेला अब अच्छा चलने लगा था। रोज लोग लाइन लगाकर समोसे, कचौड़ी और पानी पूरी खाने आते थे। भाई साहब, ऐसे समोसे तो हमने कभी नहीं खाए। अरे भाई, कचौरी भी लाजवाब है। धीरे धीरे उनकी कमाई बढ़ने लगी। एक दिन घर में सब बैठे होते हैं। आज हमारी इतनी कमाई हुई है कि मैं सोच भी नहीं सकता। मैं कहती थी ना, मेरी बहुएं अन्नपूर्णा है। इन बहुओं ने तो घर की किस्मत ही बदल दी। एक शाम सभी भाई घर के आंगन में बैठे हिसाब कर रहे थे। भाइयों, अगर हम बाजार में एक छोटी सी दुकान ले लें तो हमारा काम और बढ़ सकता है। लोग आराम से बैठकर भी खा सकेंगे और हमारी पहचान भी बनेगी। भैया, मैं भी यही सोच रहा था। ठेले पर भीड़ इतनी बढ़ जाती है कि कई लोग बिना खाए ही चले जाते हैं। अगर दुकान होगी तो हम और ज्यादा खाना बना पाएंगे। लेकिन दुकान लेने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? हमारे पास जितनी कमाई है उससे तो आधा किराया भी मुश्किल से निकलेगा। एक रास्ता है, अगर हम सब मिलकर अपना घर गिरवी रख दें तो बैंक से थोड़ा कर्ज मिल सकता है, फिर उसी से दुकान खरीद लेंगे। हाँ भैया, रिस्क तो है, लेकिन अगर दुकान चल गई तो हमारी किस्मत बदल जाएगी। थोड़ी देर चुप्पी के बाद 5 भाइयों ने फैसला कर लिया। कुछ दिनों बाद उन्होंने अपना घर गिरवी रखकर बैंक से कर्ज लिया और बाजार में एक छोटी सी दुकान खरीद ली। जब दुकान खुली तो पूरे परिवार की आंखों में खुशी थी। देखो बहनों, आज हमारा सपना पूरा हो गया। अब हम ठेले वाले नहीं बल्कि दुकान वाले बन गए हैं, और अब लोग बैठकर हमारे हाथ का खाना खाएंगे। धीरे धीरे दुकान की खुशबू पूरे बाजार में फैलने लगी। लोग दूर दूर से आने लगे। अरे भाई साहब, आपकी दुकान का समोसा और कचौरी तो पूरे बाजार में सबसे अच्छा है। दिन में सभी भाई दुकान संभालते और रात को घर आकर परिवार के साथ सुकून से बैठते। वहीं आस पड़ोस वाले 5 बेटों की तरक्की से जलने लगे थे। देखो तो जरा, कल तक ये लोग ठेले पर खाना बेचते थे और आज रेस्टोरेंट चला रहे हैं। हाँ, ज्यादा दिन नहीं चलेगा इनका ये शौक।
देखते हैं कब तक चलता है। इतने जल्दी कोई इतना आगे नहीं बढ़ता, जरूर कुछ गड़बड़ है। वहां घर में सब कुछ ठीक चल रहा था, दुकान भी टकाटक चल रही थी। बहनों, आज तो सच में बहुत काम हो गया। सुबह से हम लोग लगातार खाना बना रहे हैं। हाँ दीदी, आज तो लगता है पूरे मोहल्ले ने ही खाना खाया है। आज छोले भी 2 बार खत्म हो गए। लोगों को हमारे खाने का स्वाद बहुत पसंद आ रहा है। मेहनत का फल मिल रहा है। जब ग्राहक खाना खाकर खुश होते हैं ना, तो सारी थकान दूर हो जाती है। और सोचो, अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन हमारा रेस्टोरेंट पूरे शहर में मशहूर हो जाएगा। सच कहूं तो तुम सबकी मेहनत देखकर दिल खुश हो जाता है। अगर तुम लोग इतना स्वादिष्ट खाना नहीं बनाती तो आज हम यहाँ तक कभी नहीं पहुँचते। चलो आप जल्दी से दुकान समेट लेते हैं, रात भी काफी हो गई है। हाँ, आज तो पैरों में जान ही नहीं बची। लेकिन कमाई देखकर सारी थकान गायब हो जाती है। बिल्कुल, आज की कमाई भी काफी अच्छी हुई है। रात का समय था, सभी लोग दुकान बंद करने की तैयारी कर रहे थे। रसोई साफ की जा रही थी और टेबल कुर्सियां अंदर रखी जा रही थी। मैं मंदिर के पास दिया जला देता हूँ, भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। हाँ, ये बहुत अच्छा है। भगवान की कृपा से ही सब ठीक चल रहा है। नीरज मंदिर के पास एक छोटा सा दिया जला देता है। फिर सब लोग जल्दी जल्दी दुकान बंद करने लगते हैं। थकान इतनी ज्यादा होती है कि किसी का ध्यान उस जलते हुए दिए पर नहीं जाता। भैया, सब सामान अंदर रख दिया है, अब दुकान बंद कर देते हैं। हाँ, सब लोग दुकान बंद करके घर चले जाते हैं। दुकान में मंदिर के पास जलता हुआ दिया धीरे धीरे टिमटिमाता रहता है। कुछ देर बाद उस दिए की छोटी सी लौ पास में लगे पर्दे को छू जाती है। पहले तो बस हल्का सा धुआं उठता है, फिर धीरे धीरे पर्दा जलने लगता है और देखते ही देखते आग फैलने लगती है, जिससे आस पड़ोस वाले को भी सबको पता चल जाता है। और फिर सब लोग जल्दी से उनके घर पे खबर करते हैं। मैं अभी आता हूँ। भैया, हमारी सारी मेहनत सब खत्म हो गया। दुकान जलने के बाद कर्ज बढ़ गया और काम भी नहीं था। कुछ महीने ऐसे बीत जाते हैं। उधर बैंक का कर्ज भी बढ़ता जा रहा था। कमाई ना होने के कारण वो ब्याज नहीं भर पाई। कुछ ही दिनों में बैंक वाले घर पर आ गए। देखिए, आप लोग कई महीनों से कर्ज का ब्याज नहीं भर पाए हैं। अब नियम के अनुसार यह घर बैंक के कब्जे में जाएगा। कुछ ही घंटों में घर भी उनसे छीन गया। सरोजनी, कमलेश, 5 बेटे, 5 बहुएं और बेटी अब सड़क पर खड़े थे। हे भगवान, एक समय था जब हमारे घर की रसोई में खुशबू बसती थी और आज हम सड़क पर खड़े हैं। वहीं परिवार की ऐसी हालत देखकर भी पड़ोसी उनसे ईर्ष्या कर रहे थे। देखा, बात उड़ रही थी ना। भगवान ने घमंड तोड़ दिया। अब समझ आएगा मेहनत क्या होती है। अभी तक तो बड़े रेस्टोरेंट वाले बने फिरते थे, अब सड़क पर आ गए। यहाँ पड़ोस ने मदद करने की जगह पर उन पर हंस रही थी। वहीं परिवार बहुत ही ज्यादा परेशान था। अब हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास कुछ नहीं बचा। दुकान भी चली गई, घर भी चला गया। अब हम क्या करेंगे? रातों रात हम सब सड़क पर आ गए। शायद हमें रिश्तेदारों से मदद मांगनी चाहिए। हाँ, मामा जी को फोन करते हैं। चाचा जी जरूर मदद करेंगे। लेकिन एक एक करके सभी रिश्तेदार फोन उठाकर बहाने बनाने लगते हैं। भैया, हमारे पास जगह नहीं है। अरे हम अभी शहर से बाहर हैं। माफ करना, हम मदद नहीं कर पाएंगे। ये सुनकर पूरे परिवार का दिल टूट जाता है। मुसीबत में कोई साथ नहीं देता, जिसके लिए हम हमेशा खड़े रहे, आज वही मुंह मोड़ रहे हैं। शायद ये भगवान की कोई परीक्षा है। अब हम कहाँ जाएंगे? यहाँ रुककर हम क्या करेंगे? सब कुछ खत्म हो गया। शहर में भी अब हमारा कोई नहीं रहा। शायद हमें कहीं दूर जाना चाहिए, जहाँ कोई हमें पहचानता न हो। शायद जंगल की तरफ कोई जगह मिल जाए रहने के लिए। अब यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं है। थके हुए, टूटे हुए और निराश दिल के साथ पूरा परिवार धीरे धीरे शहर छोड़कर जंगल की तरफ चल पड़ता है। रात भर चलते चलते पूरा परिवार थक चुका था। शहर से दूर निकलते निकलते अब चारों तरफ सिर्फ जंगल ही जंगल दिखाई दे रहा था। पेड़ों की लंबी कतारें, ठंडी हवा और पक्षियों की आवाजें सुनाई दे रही थी। सबके चेहरे पर थकान और चिंता साफ दिख रही थी, लेकिन फिर भी उम्मीद की एक छोटी सी किरण बाकी थी। बेटा, अब मुझसे ज्यादा चला नहीं जा रहा। पैर बिल्कुल जवाब दे रहे हैं। सच कहूं तो मेरी भी हालत कुछ ऐसी ही है। हमें कहीं थोड़ी देर रुक जाना चाहिए। माँ जी, आप बैठ जाइए, हम सभी बहुत थक गए हैं। दीदी, जरा देखिए तो, सामने एक बड़ा सा बाग दिखाई दे रहा है।
हाँ सच में, और लगता है ये जगह काफी समय से खाली पड़ी है। अगर ये जगह खाली है तो हम कुछ दिन यहीं रुक सकते हैं। कम से कम से छुपाने के लिए कोई जगह तो मिल जाएगी। सच में ये बाग काफी बड़ा है और यहाँ कोई इंसान भी नजर नहीं आ रहा है। भैया मैं भी कई बार इस रास्ते से गुजर चुका हूँ, मैंने कभी यहाँ किसी को काम करते नहीं देखा। शायद ये बाग कई सालों से खाली पड़ा हुआ है। अगर हम यहाँ कुछ दिनों के लिए रुक जाएं तो शायद फिर से अपनी जिंदगी शुरू कर सकते हैं। हाँ, और यहाँ लकड़ी भी बहुत है, हम एक छोटा सा घर भी बना सकते हैं। ससुर जी, हम कब से देख रहे हैं कि ये बाग बिल्कुल खाली है, क्यों ना हम यहीं ठहर जाएं? तुम्हारी बात ठीक है बहू, अभी हमारे पास कोई और रास्ता भी नहीं है। अगर तुम सब तैयार हो तो हम यहीं रहने की कोशिश कर सकते हैं। सच में? फिर तो हमें नया घर बनाने का मौका मिलेगा। सब लोग मिलकर तय करते हैं कि अब यही बाग उनका नया ठिकाना होगा। अगले ही दिन से सब लोग मिलकर लकड़ी और टहनियां इकट्ठा करने लगते हैं। चलो भाइयों, आज से हम अपना नया घर बनाना शुरू करते हैं। मैं जंगल से मजबूत लकड़ियां लेकर आता हूँ और मैं उन्हें काट कर बराबर कर देता हूँ। हम सब मिलकर जल्दी ही घर खड़ा कर देंगे और फिर सब कुछ शुरू करने का मजा ही अलग है। उधर पांचों बहुएं भी पीछे नहीं रहती, वो सूखी टहनियां, पत्ते और घास इकट्ठा करने लगती हैं। बहनों जल्दी करो, जितना जल्दी घर बनेगा उतना अच्छा रहेगा। सच कहूं तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हम कोई नया सपना बना रहे हों। हाँ, चाहे हालात कितने भी मुश्किल हो, लेकिन परिवार साथ हो तो सब आसान लगता है। बिल्कुल सही कहा। चलो जल्दी से ये पत्ते ले चलते हैं। 2 दिन की मेहनत के बाद आखिरकार लकड़ियों से बना एक छोटा सा घर तैयार हो जाता है। वाह, हमारा नया घर कितना सुंदर लग रहा है। चाहे छोटा है लेकिन ये हमारा अपना है। तुम सबने मिलकर इसे बनाया है, यही इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। कुछ दिन सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन धीरे धीरे एक नई परेशानी शुरू हो जाती है। सुबह होते ही चारों तरफ पक्षियों की चूं चूं की आवाज गूंजने लगती है। अरे ये कैसी आवाज है, इतनी तेज चू चू। लगता है इस बाग में बहुत सारे पक्षी रहते हैं। अचानक कुछ पक्षी लकड़ी के घर की छत पर बैठने लगते हैं। अरे देखो, ये पक्षी हमारी छत पर चोंच मार रहे हैं। अरे ये तो लकड़ी को तोड़ रहे हैं, दीवार में भी छेद कर रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा घर टूट जाएगा। सुबह से शाम तक बस यही चू 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 ठक 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 ठक। सच में सिर दर्द होने लगा है। ये पक्षी तो हमारा घर ही खराब कर देंगे। पूरे बाग में कितने सारे घोंसले हैं। चारों तरफ पेड़ों और पक्षियों के घोंसले ही घोंसले थे। बहनों जरा ध्यान से देखो। क्या हुआ दीदी? इन पक्षियों को अपने घोंसले से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन हमारे लकड़ी के घर से इन्हें दिक्कत हो रही है। हाँ, शायद इसलिए ये बार बार चोंच मार रहे हैं। अगर हम भी घोंसले की तरह घर बनाए तो शायद ये हमें परेशान नहीं करेंगी। दीदी, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मतलब हम पेड़ों पर घोंसले जैसा घर बनाए? पेड़ों पर घर? हाँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे पक्षी बनाते हैं। अगर ऐसा करने से ये पक्षी हमें परेशान नहीं करेंगे तो कोशिश जरूर करनी चाहिए। तुम्हारी सोच बहुत अलग है बहू। मेरी बहू सच में बहुत समझदार है। अगले ही दिन से पूरा परिवार मिलकर पेड़ों पर घोंसले जैसा घर बनाने की तैयारी करने लगता है। चलो भाइयों, आज से नया घर बनाना शुरू करते हैं। इस बार हमारा घर जमीन पर नहीं बल्कि पेड़ पर होगा। ये तो बहुत मजेदार होने वाला है। चलो भाई, जल्दी काम शुरू करते हैं। बहुएं भी पत्ते, टहनियां और घास इकट्ठा करने लगती हैं। बहनों याद रखना, घोंसला मजबूत होना चाहिए और सुंदर भी। हम सब मिलकर इसे जरूर बना लेंगे। इस बार पक्षी भी दोस्त बन जाएंगे हमारे, और कोई भी हमें परेशान नहीं करेगा। पूरा परिवार मिलकर पेड़ों पर घोंसले जैसा घर बनाने में लग जाता है। कई दिनों की मेहनत के बाद आखिरकार उस बड़े से बाग में, जहां चारों तरफ पेड़ों और पक्षियों के घोंसले ही घोंसले थे, उसी के बीचों बीच पांचों बहुओं का घोंसले जैसा बड़ा सा घर बनकर तैयार हो जाता है। पेड़ों की मजबूत डालियों पर लकड़ी, टहनियों और सूखे पत्तों से बना वो घर बिल्कुल किसी बड़े पक्षी के घोंसले जैसा दिखाई देता था। हवा धीरे धीरे बहती तो पूरा घर हल्का हल्का झूलने लगता। चारों तरफ पक्षियों की चूं चूं की आवाज गूंजती रहती, लेकिन अब वो पक्षी उन्हें परेशान नहीं कर रहे थे। भाभीओ, सच बताऊं तो मुझे तो ये घर किसी फिल्म जैसा लग रहा है। पेड़ के ऊपर इतना बड़ा घोंसला जैसा घर मैंने कभी नहीं देखा। हमें भी शुरू में विश्वास नहीं हो रहा था कि हम ऐसा घर बना पाएंगे,
लेकिन जब सबने मिलकर मेहनत की तो ये संभव हो गया। देखो ना, चारों तरफ कितने सारे असली घोंसले हैं और हमारा घर भी उन्हीं के बीच में कितना सुंदर लग रहा है। सबसे अच्छी बात यह है कि अब पक्षी हमें परेशान नहीं करेंगे। पहले तो लकड़ी के घर में हर वक्त चोंच मारते रहते थे। हाँ, अब तो लगता है जैसे हम भी उन्हीं की दुनिया का हिस्सा बन गए हैं। लेकिन अभी घर के अंदर रहने का इंतजाम भी करना होगा। बैठने और सोने के लिए कुछ बनाना पड़ेगा। हाँ बहू, पेड़ों की डालियों पर ऐसे ही नहीं सोया जा सकता। इसके बाद पांचों बहुएं बाग में से सूखी घास, पत्ते और नरम टहनियां इकट्ठा करने लगते हैं। वो उन्हें बुनकर चटाइयां बनाने लगते हैं। बहनों, अगर हम इस घास को अच्छे से बुन ले तो इससे बहुत बढ़िया चटाई बन सकती है। हाँ दीदी, इससे हम बैठने और सोने दोनों का इंतजाम कर देंगी। सच कहूँ तो ये काम मुझे बचपन की याद दिला रहा है। गांव में दादी ऐसे ही चटाई बनाती थी। धीरे धीरे बहुत सारी चटाइयां बना लेते हैं। अब उससे घोंसले जैसे घर के अंदर बैठने और सोने का इंतजाम हो जाता है। सच में तुम सबने कमाल कर दिया। इतनी मुश्किल हालत में भी तुमने रहने का इतना अच्छा इंतजाम कर लिया। मेरी बहुएं सच में बहुत समझदार हैं। लेकिन कुछ ही देर के बाद पांचों भाई एक कोने में बैठकर चिंता करने लगते हैं। भाइयों, एक बात मुझे बहुत परेशान कर रही है। क्या हुआ भैया? हमारे पास अब कोई काम नहीं है। न दुकान है, न ठेला है और न ही पैसे बचे हैं। सच कहूं तो यही बात मैं भी सोच रहा था। इतने बड़े परिवार का गुजारा कैसे होगा? अभी तो हमारी पत्नियों के हाथ के स्वाद से काम चलता रहा, लेकिन अब हम क्या करेंगे? अगर हमारे पास ठेला होता तो हम फिर से खाना बेच सकते थे। उनकी बात सुनकर बहुएं भी पास आ जाती हैं। आप लोग इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? सच कहूं तो हम भी यही सोच रहे थे। अगर ठेला होता तो हम फिर से खाना बनाकर बेच सकते थे। लेकिन हमारे पास तो अब ठेला ही नहीं है ना, और पैसे भी नहीं बचे। अगर जरूरत पड़ी तो मैं बाजार जाकर किसी बनिए से उधार मांग लूंगी, शायद वो मदद कर दे। लेकिन आजकल कोई इतनी आसानी से उधार भी नहीं देता। आप लोग इतना निराश क्यों हो रहे हैं? भाभीियों के हाथ में तो जादू है। जादू? हाँ, आपने देखा नहीं, जब भाभीियों ने खाना बनाना शुरू किया तब तक सब कितना अच्छा चलने लगा था। ये बात तो सही है। मुझे तो हमेशा लगता है कि भाभीियों के हाथ में सच में जादू है। अगर हम फिर से खाना बनाना शुरू करते शायद सब ठीक हो जाए। तभी तन्वी अचानक हंसने लगती है। क्या हुआ तन्वी, तुम हंस क्यों रही हो? मैं बस सोच रही थी कि दुनिया में कितने अजीब अजीब रेस्टोरेंट होते हैं। जैसे मैंने एक वीडियो में देखा था, लोग रेत के डिब्बे में भी रेस्टोरेंट बना लेते हैं। क्या सच में? हाँ, लोग कुछ भी अनोखा बना देते हैं और ग्राहक उसे देखने और खाने के लिए खुद चले आते हैं। मतलब जो चीज अनोखी होती है वही लोगों को ज्यादा आकर्षित करती है। तभी बहुओं के दिमाग में एक नया विचार आने लगता है। बहनों, मुझे एक आइडिया आया है। कैसा आइडिया? क्यों ना हम भी कुछ ऐसा ही अनोखा करें। मतलब हम घोंसले के घर में ही रह रहे हैं, क्यों ना हम घोंसले जैसा ही रेस्टोरेंट बना दें। घोंसले जैसा रेस्टोरेंट? हाँ, अगर रेस्टोरेंट भी घोंसले की तरह होगा तो पक्षी हमें परेशान भी नहीं करेंगे और लोगों के लिए ये एक अनोखी जगह होगी। सच में बहुत अलग आइडिया है और लोग भी जरूर इसे देखने आएंगे। ये तो बहुत अच्छा विचार है। बहू, तुम्हारी सोच बहुत अनोखी है। मेरी बहुएं कमाल की हैं। इसके बाद सभी लोग मिलकर उस बाग में पेड़ों पर छोटे छोटे घोंसले जैसे बैठने की जगह बनाना शुरू कर देते हैं। चलो भाइयों, हर पेड़ पर 2 लोगों के बैठने की जगह बनाएंगे। इससे लोग ऊपर बैठकर खाना खा सकेंगे। अरे ये तो सच में दुनिया का सबसे अनोखा रेस्टोरेंट होगा। उधर बहुएं रसोई भी घोंसले के आकार में बनाती हैं। याद रखना, रसोई भी घोंसले की तरह गोल होनी चाहिए ताकि पूरा रेस्टोरेंट एक जैसा लगे। ये जगह सच में बहुत खास बन जाएगी। कुछ दिनों में बाग के पेड़ों पर छोटे छोटे घोंसले जैसे बैठने की जगह बन जाती है और बीच में घोंसले के आकार की रसोई तैयार हो जाती है। वाह, ये तो सच में किसी जादुई जगह से ऐसा लग रहा है। If you like the video, be sure to like, share, and subscribe to the channel so you can keep getting more fun videos like this.